Assalamualaikum class. So today we are going to start with chapter 11, Mudarba. Mudarba is sort of a partnership जिसकी एग्जांपल हमें होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से भी मिलती है। ये उनकी जो मैरिज थी टू हजरत खदीजा, उससे पहले का इंसिडेंट है कि जब उन्होंने प्रपोज किया कि आप एक कारवा उनके लिए ले जाएं और आप ट्रेड के लिए ले गए थे, तो आप एज मुदारिब थे होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत खदीजा थी वो रब्बुल माल थी। ठीक है, तो वो इसलिए ये हमें लाइफ से एस्टेब्लिश था कि ये प्रैक्टिस होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की हुई है। So this is a kind of partnership where one partner gives money to another for investing in a commercial enterprise. The investment comes from the first partner, who is called the Rabul Mal, while the management and work is an exclusive responsibility of the other, who is called the Mudarib, and the profit generated are shared in a predetermined ratio. ठीक है, मुदारबा basically is again going to be a situation जहां पर एक पार्टनर प्रॉफिट पैसे लगा सकता है, दूसरे के पास स्किल है, वो बिजनेस चला सकता है। पहला पार्टनर बिजनेस चला नहीं सकता या काम नहीं कर सकता या वो जाने को तैयार नहीं है उस बिजनेस के अंदर, तो वो पैसे दे देता है। दूसरा पार्टनर जो होता है वो सिर्फ काम करता है और कोई पैसे नहीं लगाता, हालांकि वो रब्बुल माल की परमिशन से अपने कुछ पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसी बेसिस के ऊपर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय हो जाती है। इसमें जो रूल है वो सिंपल है कि जो रब्बुल माल है उसका शेयर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, मुदारिब का शेयर कितना भी हो सकता है, क्योंकि वो बिजनेस को रन कर रहा है। तो मुदारिब एक अच्छा शेयर भी डिमांड कर सकता है, लेकिन जैसे कि जहां पर हम ये रेशो तय कर रहे थे, तो रब्बुल माल का शेयर उसकी परसेंटेज को एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस केस में क्योंकि जहां पर मुदारिब ने इन्वेस्ट किया ही नहीं हुआ, तो 100% रब्बुल माल मैक्सिमम ले सकता है, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है। अगेन दूसरी चीज, क्योंकि मुदारिब को भी उसको कुछ ना कुछ पे कर रहा है। दूसरी चीज, एक से ज्यादा रब्बुल माल हो सकते हैं, तो इन दैट केस एक रब्बुल माल अपनी इन्वेस्टेड परसेंटेज से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा परसेंटेज दी जाए। ठीक है, और अगेन ज्यादा इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मुदारिब को भी कुछ पे करना है, तो डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट से कम वो चार्ज कर सकता है, ज्यादा नहीं ले सकता। और मुदारिब जो है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स में मुदारिब पे कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना चार्ज कर सकता है प्रॉफिट। ठीक है, हाउएवर डेफिनेटली उसने रब्बुल माल को कुछ ना कुछ पे करना है, तो इसके अंदर देयर वुड बी अ मिड पॉइंट समवेयर। लेकिन लॉसेस के केस के अंदर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लॉस के क्योंकि रूल्स ऑलरेडी इस्लाम में एस्टैब्लिश है कि एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसने जितने पैसे लगाए हैं उसके हिसाब से लॉस बेयर करना पड़ेगा। अगर तो मुदारिब की कोई गलती नहीं है तो, और लॉस हो गया, मुदारिब का कोई कसूर नहीं था, तो सारा का सारा लॉस रब्बुल माल बेयर करेगा। मुदारिब का जो लॉस होगा वो ये होगा कि वो जो उसको इनकम मिलनी थी, जो कि उसने बिजनेस में काम किया, मेहनत की, उसके अगेंस्ट उसको रिटर्न मिलना था, वो नहीं मिला। नहीं, बेसिकली मुदारिब को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है ना, तो क्योंकि वो उसने बिजनेस में मेहनत की, डेलिजेटली काम किया, उसको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल रहा था। लेट्स सपोज 50% प्रॉफिट मुदारिब का था, 50% इसका था। लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया है और मुदारिब का कोई कसूर नहीं था, तो सारा का सारा लॉस रब्बुल माल बेयर करेगा। मुदारिब का जो लॉस है वो ये है कि उसको जो 50% प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिला, उसकी जो इनकम आनी थी वो नहीं आई। उसने मेहनत तो की है ना, कोई और काम तो नहीं किया, मेहनत की है, अब उसके जो पैसे आने थे वो नहीं है, उसकी इनकम जो है वो खत्म हो गई। तो वो मुदारिब का लॉस है। और रब्बुल माल का लॉस बाकी सारे इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी उसकी है, क्योंकि इस्लामिक प्रिंसिपल्स में लॉस हमेशा इन्वेस्टमेंट की बेसिस के पर डिवाइड होगा, लॉस प्रॉफिट की तरह किसी भी रेशियो पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब मुदारबा दो टाइप्स का हो सकता है, एक रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा होता है, ठीक है, अल मुदारबा अल मुकय्यदा, और दूसरा होता है अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा, अल मुदारबा अल मुतलक्का। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा क्या होता है? लेट्स सपोज कि रब्बुल माल जो है वो स्पेसिफाई कर दे कि तुम सिर्फ बहावलपुर के अंदर बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, या तुम सिर्फ लेट्स सपोज कोई गारमेंट्स का बिजनेस कर सकते हो। तो रब्बुल माल अगर स्पेसिफाई कर दे कि इस चीज का बिजनेस करना है या इस एरिया में करना है और इस एरिया से बाहर नहीं कर सकते, तो रब्बुल माल के पैसे से मुदारिब जो है इसके अलावा बिजनेस नहीं कर सकता। तो अगर रब्बुल माल कहते हैं कपड़े का ही बिजनेस करते तो वो मुदारिब कपड़े का ही बिजनेस कर सकता है। रब्बुल माल कहते हैं कि सिर्फ बहावलपुर में बिजनेस कर सकते हो, तो वो मुदारिब सिर्फ बहावलपुर में ही बिजनेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। तो मुदारबा अल मुकय्यदा, मुदारबा अल मुतल्लका अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा, जिसके अंदर मुदारिब को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि किस चीज का बिजनेस करे, किस एरिया में करे, रब्बुल माल उसको टोटल फ्री हैंड दे देता है कि तुम भी अपना बिजनेस कर सकते हो।
हाँ, वो ये जरूर कंडीशन लगा सकता है कि हराम चीजों में डील नहीं करना। सो however, if Rabul Mal gives full freedom to the Mudarib to undertake whatever business he deems fit, this is called al-Mudarba al-Mutalaka, unrestricted Mudarba. However, the Mudarib cannot, without the consent of Rabul Mal, lend money to anyone. तो अगेन क्योंकि मुदारिब एज एजेंट भी एक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, तो मुदारिब किसी को पैसे उधार पर नहीं दे सकता रब्बुल माल की परमिशन के बगैर, क्योंकि पैसे उसके इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो उसकी परमिशन जरूर लेगा। Mudarib is authorized to do business, to do anything which is normally done in the course of business. However, if the Mudarib wants to have extraordinary work, कोई भी ऐसी चीज है जो कि आम बिजनेस की रूटीन में नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करना चाहता है, which is beyond the normal routine of the traders, he cannot do so without the express permission of the Rabbul Mal. ठीक है? The Mudarib, he is also not authorized to appoint another Mudarib और अ पार्टनर, ठीक है, कि वो अगर चाहे कि जी मेरे साथ एक और हेल्पर के तौर पे एक और मुदारिब आ जाए, तो वो खुद से अपॉइंट नहीं कर सकता जब तक कि वो रब्बुल माल से पहले बात नहीं कर लेता उसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें दोबारा तय होंगी कि उसका परसेंटेज क्या होगी और किस तरह से वो रखेगा, तो वो मुदारबा के लिए पहले रब्बुल माल से डिस्कस करना होगा मुदारिब के लिए। देन मुदारिब अपने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जब तक कि रब्बुल माल से परमिशन ना ले ले। तो अगर उसके पास कुछ पैसे हैं, वो चाहता है कि मैं भी इसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं अपने पैसे, तो पहले रब्बुल माल से परमिशन लेगा कि भी मेरे पास कुछ पैसे पड़े जो मैं इस बिजनेस में डालना चाहता हूं, तो क्या मैं अपने पैसे इस बिजनेस में डाल लूं, तो वो रब्बुल माल से पहले परमिशन लेगा। मिक्स हिज ओन इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर मुदारबा विदाउट द कंसेंट ऑफ रब्बुल माल। All conditions of offer and acceptance are applicable on both the parties, कि offer and acceptance होगी प्रॉपर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक होता है इस्लामिक, उसी तरह से बनेगा। रब्बुल माल कैन एग्जीक्यूट अ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट विद मोर देन वन पर्सन थ्रू अ सिंगल ट्रांजैक्शन, के एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोगों से मुदारबा किया जा सकता है। This means that the Rabbul Mal can offer his money to A and B both, so that each one of them can act for him as mudarib, and the capital of the mudarba shall be utilized by both of them jointly. डिफरेंस मुशारका के अंदर और मुदारबा के अंदर, तो बेसिकली मैंने इसलिए मुदारबा को लेट किया क्योंकि यहाँ पर मुशारका का पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड होगा तो डिफरेंस क्लैरिफाई होगा। मुशारका में ऑल पार्टनर्स हैं, उनका इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, वो तमाम ही इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर मुदारबा में सिर्फ रब्बुल माल इन्वेस्ट कर रहा होता है। मुशारका के अंदर तमाम पार्टनर्स के पास राइट है कि वो बिजनेस में काम करें अगर वो चाहे तो, लेकिन मुदारबा में रब्बुल माल का कोई राइट नहीं है कि वो मुदारबा के अंदर पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट के अंदर या किसी तरह की इंटरफेरेंस करे, ठीक है, अनलेस के कोई स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहा है मुदारिब, सिर्फ तब, अदरवाइज रब्बुल माल इंटरवीन नहीं कर सकता बिजनेस के एक्ट्स के अंदर, ठीक है, कि जाके तुम ये ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, इस तरह से ना, रब्बुल माल का कोई ताल्लुक नहीं है, मुदारिब ही बिजनेस चलाएगा। मुशारका के अंदर देन तमाम पार्टनर्स के अंदर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जबकि मुदारबा के अंदर मैं बता चुका हूं कि जो रब्बुल माल है वही तमाम लॉस बेयर करेगा, मुदारिब का लॉस वो है जो उसकी इनकम बननी थी एक साल की वो नहीं बनी, तो उसने उसी इनकम से अपना घर चलाना था, उसका वो पैसा डूब गया, फिर वो उसके शेयर में से कटेगी, अगर उसको मुदारिब ने अलाउ किया फिर उसके शेयर में से कटेगी उतने परसेंट। लेट्स सपोज 10% मुदारबा के अंदर मुदारिब का लगा हुआ था, तो एज रब्बुल माल वो उसका पैसा लगा हुआ है, तो वो 10% लॉस उसको भी जाएगा। As soon as the partner makes their capital in a joint pool, ये मुशारका की बात हो रही है, all the assets become jointly owned by all of them according to the proportion of their respective investment. All partners benefit from the appreciation in the value of assets even if profit has not accrued through sale. ठीक है, ये मुशारका के अंदर, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, तब जमीन की जो खरीदी थी बिजनेस करने के लिए उसकी वैल्यू थी 10 लाख, आज वो जमीन 10 करोड़ की हो चुकी है, तो ये प्रॉफिट की जो रियल एस्टेट के अंदर कैपिटल गेन हुआ है, एप्रिसिएशन होगी प्राइसेस के अंदर, जो कि सेल से नहीं हुई, चीजें बेचने खरीदने से नहीं हुई, तो ये तमाम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जबकि द गुड्स परचेज बाय द मुदारिब आर ओन्ड सोनली बाय द रब्बुल माल, and the mudarib may earn his share in the profit only if he sells the goods of the business in a profitable manner. बाकी चीजों से उसका ताल्लुक नहीं होता, कैपिटल गेन उससे रिलेटेड नहीं है, जो गुड्स परचेज किए हैं बिजनेस ने उनको बेच के जो प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज जो है वो मुदारिब को मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट मुदारबा के अंदर रब्बुल माल जो है वो तमाम कैपिटल इन्वेस्ट करता है और मुदारिब जो है वो बिजनेस की मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करता है, तो टोटल मैनेजमेंट मुदारिब की होती है, पैसा सारा रब्बुल माल का होता है।
Therefore, Rabbul Mal should not hand over the agreed investment to the Mudarib and leave everything to the Mudarib with no interference from his side. तो रब्बुल माल जितना भी पैसा है वो मुदारिब को देगा कि अब अपना बिजनेस से करो और मुझे तुमने प्रॉफिट शेयर कर देना है। इसके अलावा वो उसके बिजनेस में इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है ना, कि जैसे कि हमारे हमने किसी को कुछ पैसे दिए तो रोज जाके उसके पास तुम ये ऐसे कर रहे हो, ये ऐसे किया करो, ये ऐसे किया, तो इंटरवेंशन नहीं, तुम इस चीज का बिजनेस क्यों कर रहे हो, तुम इसकी जगह इसका करो, ये इंटरवेंशन मुदारबा में अलाउड नहीं है। आप चाहे रब्बुल माल है, आपने पैसे लगाया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुदारिब की। अगर हाँ लॉस हो जाता है रब्बुल माल को मुदारिब की गलती की वजह से, गलती नेचुरल नहीं थी, मुदारिब की गलती थी, तो लॉस मुदारबा के अंदर रब्बुल माल की जगह मुदारिब बेयर करेगा, क्योंकि मुदारिब की गलती थी, उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है रब्बुल माल को उसकी अपनी गलती की वजह से, तो अब मुदारिब बेयर करेगा। हाँ, लेकिन वो इंटरवीन तो नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ चीजें कह सकता है, जैसे कि वो मुदारबा की एक्टिविटीज को जरा ओवरसी कर सकता है कि कहीं ये मेरे बिजनेस के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहा जो कि मैंने अलाउ नहीं की, जैसे कि मैंने इम्परमिसेबल चीजें बेचने को नहीं कहा, कि इस्लाम में जो चीजें अलाउड नहीं है वो बेच नहीं सकते, क्या कहीं बेच तो नहीं रहा। ओवरसी कर सकता है, देख सकता है कि किस चीज के अंदर कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहा, तो माल हल्का तो नहीं खरीद के बेच देता, जबकि मैंने कहा कि जी मेरी रेपुटेशन भी है तो माल अच्छा वाला बेचना। तो ओवरसी कर सकता है, इंटरवेंशन नहीं लेकिन ओवरसी कर सकता है। और मुदारिब के साथ काम भी कर सकता है अगर मुदारिब इजाजत दे तो। यहां पर अब परमिशन मुदारिब से लेनी होगी कि मुदारिब कहे कि हाँ ठीक है आप मेरे साथ काम कर सकते हैं एज अ मुदारिब, नो प्रॉब्लम, तो वो काम कर सकता है, अदरवाइज मुदारिब ही काम करेगा। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर जो अराइज हो जाता है कि कैपिटल किस तरह से होना चाहिए, क्या कैपिटल का लिक्विड होना जरूरी है, या इक्विपमेंट, लैंड या कोई भी एसेट्स कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक रब्बुल माल कहता है जी मेरे पास एक गाड़ी है जो बिजनेस में यूज हो सकती है, तो वो बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या वो गाड़ी दे सकता है या फिर कैपिटल होना, कैश होना, लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है। जो बेसिक प्रिंसिपल है कि कैपिटल जो है वो मुदारबा के अंदर जैसे कि इट इज इन शिरका के अकॉर्डिंग टू हनफी फिका, अगर यहाँ पर फिका की बात आ जाएगी कि हनफी फिका के अकॉर्डिंग लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स equipment and land etc can be included as capital investment, however all the scholars are unanimous on the जी please ले ले following assets other than cash can be used as an intermediate step, however this is subject to the determination of the exact value of the assets before they are used for mudarba. If the assets are not currently correctly evaluated, the mudarba is not valid. So basically एसेट्स की वैल्यू जैसे हम मुशारका में करते थे कि एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी, उस वैल्यू की बेसिस के ऊपर उनको बिजनेस में ऐड किया जाएगा। इट्स नॉट लाइक उसने अपनी कार दे दी और वैल्यू बिजनेस में ऐड नहीं की गई, वो कार को वैल्यू करवाया जाएगा और बिजनेस का पार्ट बनाएगा, तब उसको यूज किया जाएगा एसेट को बिजनेस के अंदर, अदरवाइज वो बिजनेस का पार्ट नहीं क्लासिफाई होगी। सो जस्ट नाउ वी वर डिस्कसिंग के ऑल्दो इन्वेस्टमेंट का लिक्विड होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन एसेट्स को इन्वेस्ट किया जा सकता है जब तक कि उनकी वैल्यू करवाकर उनको बिजनेस का पार्ट बना दिया जाए। ये नहीं होगा कि एसेट को वैल्यू ना करवाया जाए और बिजनेस का पार्ट बना दिया जाए, एसेट की वैल्यू जरूर लगवाई जाएगी। अब मुदारबा के एक्सपेंसेस कैसे किए जाएंगे, ठीक है, तो मुदारिब जो है वो शेयर करेगा प्रॉफिट ऑफ द मुदारबा एज पर द एग्रीड रेट विद द रब्बुल माल, बट हिज एक्सपेंसेस लाइक मील्स, क्लोथिंग, कन्वेंस एंड मेडिकल आर नॉट बोर्न बाय द मुदारबा। ठीक है, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस है, उसके खाने के, उसके कपड़ों के, उसकी कन्वीनियंस के, उसके मेडिकल के अलाउंसेस, ये मुदारबा में से वो नहीं ले सकता, ये उसने खुद करने हैं, इसका प्रॉफिट शेयरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। However, if he is traveling on a business trip and is overstaying the night, then the aforementioned expenses should be covered with the capital of the mudarba. कि एक वो बिजनेस ट्रिप पे गया है, इसी बिजनेस के किसी काम से गया है बाहर, और वहां पर उसको ओवरनाइट स्टे करना पड़ता है, सिर्फ उस केस के अंदर उसको उसके वहां अगर कोई क्लोथिंग की जरूरत पड़ गई है, कोई मील की जरूरत पड़ गई है, कोई कन्वेंस की जरूरत पड़ी है या मेडिकली कोई जरूरत पड़ गई है, तो ये खर्चा वो मुदारबा के पैसों में से कर सकता है। If the mudarib goes for a journey which constitutes safar sarai more than 48 miles, ठीक है,
but does not overstay the night, his expenses will not be borne by the मुदारबा। ठीक है कि अगर वो वहां ओवरनाइट नहीं रुकता, चाहे उसने सफर बड़ा किया, सफर सहाराई किया है, दैट इज अराउंड 48 माइल्स, लेकिन वो वहां गया और वापस आ गया, उस दिन में ओवरनाइट उसने स्टे नहीं किया, तो मुदारबा में से वो उसका खर्चा अपना नहीं क्लेम कर सकता। All expenses which are incidental to the mudarba's function, like wages of employees, workers, or commissions in buying or selling, etc., have to be paid by the mudarba, क्योंकि इसका लिंक मुदारिब से नहीं है, इसका लिंक बिजनेस के साथ है। इसलिए क्योंकि उस बिजनेस को करने के लिए एम्प्लॉयज को सैलरीज भी देनी है, कोई डेली एक्सपेंसेस भी है, कोई बाइंग सेलिंग के ऊपर कमीशन पे करना पड़ा है किसी को, तो वो तमाम मुदारबा की कॉस्ट है, वो मुदारिब की कॉस्ट नहीं, इसलिए वो मुदारबा के थ्रू ही पे की जाएगी। However, all the expenses can be included in the cost of commodities which the mudarib sells in the market. So, for example, if the mudarib is selling ready-made garments, then the stitching, dyeing, washing expenses, etc., can be included by the mudarib in the total cost of the garments. क्योंकि बिजनेस की ही कॉस्ट है वो, उसको लाने ले जाने की, कहीं भी उसके साथ कोई काम किया है उस गारमेंट्स के ऊपर, तो वो तमाम कॉस्ट एज अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ सेलिंग के तौर पे उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। If the mudarib manages the mudarba within his city, he will not be allowed any expenses, but only if his due profit share, कि जो उसका प्रॉफिट का शेयर है, परसेंटेज है, वो उसको दिया जाएगा। Similarly, if he keeps an employee, this employee will not be allowed any expenses but his salary, क्योंकि एम्प्लॉय को आमतौर पर सैलरी ही पे की जाती, कोई और एक्सपेंसेस उसको नहीं दिए जा रहे होते। If the mudarba agreement becomes invalid, fasid, due to the any reason, the mudarba's status will be that of an employee, meaning अब जो मुदारिब है वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस ले लेगा कि वो रब्बुल माल के लिए एज एन एम्प्लॉय है, अगर वो फासिद हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है तो। मतलब whether he is traveling or doing business in his city, he will not be entitled to any expenses such as meals, convenience, clothing, medical, तो ऐसे कोई एक्सपेंसेस उसके पे नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है। Second, he will not be sharing any profit and will be given ujrat-e misl, that is prevalent remuneration for his job, कि इसी तरह के काम के लिए और किसी बंदे को जो सैलरी मिल रही होगी वही सैलरी इसको दी जाएगी, अब इसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जाएगा अगर किसी भी वजह से मुदारबा इनवैलिड या फासिद हो जाता है तो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्दो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा टच कर लेते हैं। It is necessary for the validity of mudarba that the contracting parties agree right at the beginning on a definite proportion of actual profit to which each one of them is entitled. ठीक है कि वो शुरू में डिसाइड कर लेंगे कौन कितने परसेंट प्रॉफिट लेगा। The Sharia has prescribed no particular proportions, rather it has been left to the partners' mutual consent. They can share the profit in equal proportions and they can also allocate different proportions for the Rabbul Mal and Mudarib. However, in such cases where the parties have not predetermined the ratio of profit, the profit will be shared at the ratio of 50-50. तो वहां पर ये क्लियर है कि अगर प्री डिटरमिन्ड नहीं है तो प्रॉफिट 50-50 शेयर किया जाएगा, अदरवाइज बेहतर यही कहा गया है कि इसके अंदर प्रॉफिट को पहले से तय कर लिया जाए, किसी भी रेशो में हो सकता है। The mudarib and Rabbul Mal cannot allocate a lump sum amount of profit for any party, nor can they determine the share of any party at a specific rate tied up with the capital. ये वही रूल्स हैं जो सारे हम पहले भी मुशारका में भी देखे हैं, जो हमने एक पार्टनरशिप के देखे थे कि एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं कह सकता जी मुझे 1 लाख रुपया प्रॉफिट दिया जाएगा, वो फिक्स्ड अमाउंट होगी ना, प्रॉफिट ना हुआ 1 लाख रुपया, ठीक है, तो फिक्स्ड अमाउंट नहीं हो सकती है और फिर परसेंटेज ऑफ कैपिटल भी नहीं हो सकती कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का 10% दिया जाएगा। नो, प्रॉफिट जरूरी थोड़ी है इन्वेस्टमेंट का 10% प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, तो उस हिसाब से वो परसेंटेज जो है वो ऑफ प्रॉफिट हो सकती है, जो तय हो सकती है। So for example, if the capital is 1 lakh, they cannot agree on a condition that rupees 10,000 out of the profit will be the share of the mudarib, nor can they say that 20% of the capital will be given to the Rabbul Mal. However, they can agree that 40% of the actual profit will go to the mudarib and 60% to the Rabbul Mal. तो ऐसा कर सकते हैं, ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगी, परसेंटेज ऑफ कैपिटल या फिर कोई फिक्स्ड अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। Okay, again, it is also allowed that different proportions could be agreed for different situations.
ठीक है, कि परसेंटेज चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल, Rabul Mal can say to the Mudarib, if you trade in wheat, you will get 50% of the profit. And if you trade in flour, atta, then you will get 33% of the profit. तो अगर वो वीट, जनरल वीट को बेचता है तो 50% प्रॉफिट उसको देगा वो रबुल माल. जबकि अगर वो उसकी जगह वीट का फ्लोर बनाकर बेचता है, उसका आटा बनाकर बेचता है, तो फ्लोर के केस के अंदर उसको 33% प्रॉफिट का शेयर मिलेगा. Similarly, he can say, if you do the business in your own town, you will be entitled to 30% of the profit. And if you do it in another town, your profit will be 50%, क्योंकि उसकी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी, उसको दूसरी टाउन में जाकर बिजनेस करना है. अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड प्रोपोर्शन, और लेकिन ये चीजें पहले से तय होंगी. इट इज नॉट लाइक कि वो कर लिया तो उसके बाद हम कहेंगे अब तो इतने परसेंट हो गया ना. पहले से तय होगा एग्रीमेंट के अंदर कि अगर ये इतने, ये होगा तो इतने परसेंट, ये होगा तो इतने परसेंट. ये पहले से एग्रीमेंट में तय होगा. Apart from the agreed proportion of the profit as determined in the above mentioned manner, the mudarib can claim any periodical salary, cannot claim any periodical salary or a fee or remuneration for the work done by him for the mudarba. क्योंकि उसको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, वो बिजनेस का एम्प्लॉय नहीं है, तो वो किसी भी तरह की कोई सैलरी, कोई फी, कोई रिम्यूनरेशन नहीं ले सकता अदर देन कि वो ओवरनाइट स्टे किया किसी और टाउन में सिर्फ बिजनेस के काम की वजह से, तो वो उसको कुछ कॉस्ट हैं जो दी जा सकती है, अदरवाइज वो कोई चीज और क्लेम नहीं कर सकता. All schools of Islamic fiqh are unanimous on this point. However, Imam Ahmad also allowed for the mudarib to draw his daily expenses for food only from the mudarba account. कि सिर्फ फूड के लिए जो उसका खर्चा है डेली का, वो मुदारबा अकाउंट से ले सकता है. ये इमाम अहमद ने अलाउ किया है. The Hanafi jurists restrict this right of the mudarib only to a situation where the mudarib is on a business trip outside of his own city. In this case, he can claim his personal expenses for accommodation and food, etc. But he is not entitled to get anything as daily allowance when he is in his own city. तो own city में तो मिलेगा, लेकिन किसी और सिटी में तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अलाउंस मिल सकता है. क्या किस पे जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है. नहीं, द पॉइंट इज अगर तो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एक बिजनेस के एक्सपेंसेस, उसका माल खरीदना है, कुछ करना है, उसके रिलेटेड कॉस्ट वो बिजनेस से आएंगे, ठीक है. दूसरा, मुदारिब गया है, ओवरनाइट उसने स्टे किया है या दूसरे टाउन गया है एटलीस्ट बिजनेस के काम से, तो उसके फूड और रहने के खर्चे तक तो वो मुदारबा में से ही दिए जाएंगे. हाँ, अगर उसको वैसे पर्सनल यूज के लिए चाहिए, अब जो बात हो रही है ना कि डेफिनेटली पैसे साल बाद डिस्ट्रीब्यूट होने हैं या महीने बाद होने हैं, उस दौरान उसके अपने खर्चे कोई आ रहे हैं, अभी तक प्रॉफिट हमने रियलाइज नहीं किया, हमें पता नहीं है कितना हुआ है या हुआ है भी नहीं हुआ, ठीक है. इन दैट केस वो रब्बुल माल से बात कर सकता है कि मैं कुछ इतना उधार ले सकता हूँ. उधार के केस में रब्बुल माल की परमिशन के बगैर ना वो किसी और को दे सकता ना खुद ले सकता है. रब्बुल माल से परमिशन ले ले, किसी मेरे प्रॉफिट शेयर में से वो डिडक्ट कर लीजिएगा, तो मैं अगर इतना उधार ले सकता हूं इसमें से, तो रब्बुल माल से परमिशन ले लेगा उसके लिए. Again, if a business has incurred loss in some transaction and has gained profit in others, the profit shall be used to offset the loss in the first instance. Then the remainder, if any, shall be distributed between the parties according to the agreed ratio. ठीक है, जो आम पॉलिसी होती है कि प्रॉफिट लॉस सारे को कंबाइन करके एक इनकम स्टेटमेंट बनेगी, लॉस उसमें से निकल जाएगा. अगर एक ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है, एक में प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल उसको कंबाइन किया जाएगा, जो एंड रिजल्ट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है. तो लॉस सबसे पहले ऑफसेट कर दिया जाएगा उसमें से, कि किसी एक ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है वो ऑफसेट हो जाएगा, जो अमाउंट बच जाएगी वो प्रॉफिट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होगी. The mudarba becomes void or fasid if the profit is fixed in any way. In this case, the entire amount, profit plus capital, will be the rabbul mals. ठीक है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अब वो मुदारिब नहीं रहेगा अगर कोई चीज फिक्स रखी गई थी तो, ठीक है, कोई भी कंडीशन मुदारबा की फुलफिल नहीं हुई तो मुदारबा इनवैलिड हो जाएगा, फासिद हो जाएगा. इन दैट केस मुदारिब रहेगा ही नहीं, मुदारिब एम्प्लॉय हो जाएगा, सैलरीड एम्प्लॉय, तो उसको उसके काम के अगेंस्ट सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन अब उसका प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं होगा. जितना प्रॉफिट है, जो पैसे इन्वेस्टमेंट है, वो तमाम रब्बुल माल की है, वो उसी को दे दी जाएगी.
दी मुदारिब विल जस्ट बी एन एम्प्लॉय अर्निंग उजरत मिसल, जो हमने कहा कि उसी से मिलती जुलती, उसी से काम से मिलती जुलती जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी, जो उसको सैलरी मिलनी थी, कि अगर किसी और की दुकान पे वही काम कर रहा होता तो जो सैलरी मिलती है उस केस के अंदर वही सैलरी मुदारिब को दी जाएगी। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द एग्रीड रेशो। खैर ये आई थिंक इन्होंने कुछ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट सारा का सारा मुदारिब को चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे ये हमारा एक कैंटीन वाला है, ठीक है, अब ये अपने पास एक एम्प्लॉय रख लेता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको एक सैलरी देनी है उसने, ठीक है, कि तुम मेरी ये पूरी कैंटीन चलाओगे, इसका कोई मालिक है कहीं और बैठा है, उसने यहाँ एक बंदा रख लिया मैनेजर, कि तुम इसको पूरे को मैनेज करोगे, उसको एक सर्टेन सैलरी मिलनी है। जबकि वो एक मुदारिब रख लेता है कि भाई ये हमारा बिजनेस है, पैसे मैं लगा रहा हूँ, तुम यहाँ इसको मैनेज करोगे, हम प्रॉफिट 30-70 या 60-40 शेयर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डील में कोई ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से वैलिड नहीं रही, तो उसको वो सैलरी मिलेगी जो उस दुकान पे काम करने की उसको मिलनी थी, अदर केस उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। नो, जरूरी नहीं है, रब्बुल माल को कम भी दिया जा सकता है, लेकिन मुदारिब को कम देना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ मुदारिब की ऐसी इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, इसलिए यूजली मुदारिब को ज्यादा ही मिल रहा होता है, रब्बुल माल का हिस्सा कम हो सकता है उसकी इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 40-60, इस तरह भी हो सकते हैं, रब्बुल माल को 40 मिल रहा है और मुदारिब को 60 मिल रहा है, क्योंकि अगेन बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस में बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा फटीक है, तो डेफिनेटली उसको ज्यादा मिलेंगे पैसे। तो इसी वजह से उसको कोई रुपया इन्वेस्ट किए बगैर भी अगर 40-50% मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई गई। रोल्स ऑफ द मुदारिब, मुदारिब अमीन होगा, मतलब ट्रस्टी होगा, आपका अमानतदार होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सेफ गार्डिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है रब्बुल माल ने, तो उसमें से कोई लॉस ना हो जाए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज के, कोई डिजास्टर आ गया, कोई लेट सपोज फ्लड आ गया, उसमें जो कोई लॉस हो गया, अदरवाइज मुदारिब की गलती की वजह से, कि मुदारिब के जी पैसे कौन सा मेरे लगे हुए, मैं रात को दुकान पे ताला नहीं लगा के जाता, मुदारिब की गलती की वजह से, मुदारिब अमीन है, वो जितना हो सकता है पॉसिबल उस मानत की हिफाजत करेगा। देन वकील या एजेंट के तौर के ऊपर, क्योंकि वो बेसिकली एजेंट है अपने रब्बुल माल का, क्योंकि बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर या कोई भी किसी तरह का बिजनेस होता है, दोनों पार्टनर्स एजेंट होते हैं, तो एक दूसरे के बिहाफ के ऊपर काम कर सकते हैं, तो इसलिए मुदारिब भी एजेंट होगा पार्टनरशिप के अंदर। तो मेक परचेज फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द रब्बुल माल, क्योंकि अगर वो एजेंट नहीं है दोनों पार्टनर, तो वो परचेजिंग और सेलिंग कर नहीं सकते एक दूसरे के बिहाफ के ऊपर, इसलिए वो हमेशा ही एजेंट होते हैं एक दूसरे के। देन एक शरीक भी होता है, पार्टनर भी होता है, क्योंकि इस केस के अंदर उसने पार्टनरशिप की हुई है, तो पार्टनरशिप को उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, जब प्रॉफिट मिले तो वो पार्टनर है, शरीक है। और अगेन लायबल, दामीन कहते हैं इसको हम, जमीन मतलब लायबल है किसी भी चीज के लिए, कि अगर उसकी गलती की वजह से रब्बुल माल को कोई लॉस हो रहा है, मुदारबा के अंदर कोई लॉस हो गया है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ तो उसको पे करेगा। सो टू प्रोवाइड फॉर द लॉस सफर्ड बाय द मुदारबा ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, कि वो ताला लगा के जाना भूल गया, कोई चोरी कर गया, तब कसूर इसका था, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता तो डेफिनेटली चोरी ना होती, तो ये लॉस वो खुद पेयर करेगा। देन अजीर एज एन एम्प्लॉय, ये वो सिर्फ तब होगा जब बेसिकली मुदारबा इनवैलिड हो जाएगा, फासिद हो जाएगा, इन दैट केस वो ऑटोमेटिकली मुदारबा का एम्प्लॉय बन जाएगा। अब वो मुदारिब नहीं रहेगा, वो एम्प्लॉय बन जाएगा और उसको उसकी सैलरी मिलेगी, उजरत मिसल जिसे हम कहते हैं। उजरत मिसल बेसिकली यही है कि एग्जाम्पलरी, कि इससे मिलते जुलते काम की जो उजरत होती है वही उजरत उसको मिलेगी, सैलरी। टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा, अब मुदारबा टर्मिनेट कब होगा? एक सादा सी चीज, पार्टनरशिप जब भी टर्मिनेट होती है, एक तो ये होता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए किया गया पार्टनरशिप को, तो टर्मिनेट हो जाएगी जब वो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रोजेक्ट होता है, मुदारबा किया गया जी हम इतने सालों के लिए ये काम करेंगे, ये बिल्डिंग तुमने मेरे साथ बनानी है, ये एक पर्टिकुलर काम करना है, तो जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जब वो टर्म खत्म हो जाएगी कि 5 साल के हम ये मुदारबा कर रहे हैं, तो वो मुदारबा खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। So the mudarba will stand terminated when the period specified in the contract expires. It can also be terminated anytime by either of the two parties
बाय गिविंग नोटिस, कि एक दूसरे को नोटिस दे कि भाई मैं ये मुदारबा खत्म करना चाहता हूं, तो मुदारबा खत्म किया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ. In case the Rabbul Mal has terminated the service of the Mudarib, the latter continues to act as Mudarib until he is informed of the termination, and all his previous acts will remain a part of the Mudarba. For example, मैं रब्बुल माल था, मैंने कह दिया बस मैंने ये मुदारबा खत्म कर दिया, इसकी सर्विस मुझे आज के बाद नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने मुदारिब को इन्फॉर्म नहीं, वो मेरे बिहाफ के ऊपर वहां दुकान पे काम करता जा रहा है. जब तक मेरी ये इंफॉर्मेशन उस मुदारिब तक नहीं पहुंचाई जाती या मैं उसको इन्फॉर्म नहीं करता, तब तक जो एक्शन उसने लिए, जो काम उसने किया, वो मुदारबा का ही ट्रीट होगा, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी मुदारबा का ही होगा. जस्ट अ सेकंड. हेलो. तो उसको इन्फॉर्म करने तक मुदारबा का ही पार्ट रहेंगी वो सारी ट्रांजेक्शन. जब इन्फॉर्म कर दी गया, अब के बाद से वो मुदारबा टर्मिनेट हो जाएगा. If all assets of the mudarba are in cash form at the time of termination and some profit has been earned on the principal amount, it shall be distributed between the parties according to the pre-agreed ratio. However, if the assets of the mudarba are not in cash form, they will then be sold and liquidated so that the actual profit may be determined. ठीक है, कि अगर एसेट्स कैश फॉर्म में है ही नहीं, एसेट्स मतलब इन्वेंट्री पड़ी है, तो जब तक इन्वेंट्री बिकती नहीं तो एक्चुअली प्रॉफिट डिटरमिन नहीं हो सकता ना, कि कितना प्रॉफिट किसका हो जाएगा. ठीक है, तो इसको बेचा जाएगा एसेट्स को, और उसकी बेसिस के ऊपर प्रॉफिट डिटरमिन किया जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. ऑल लोन्स खत्म होगा तो जो भी एसेट है वो बेचना ही पड़ेगा, लाजमी है. यस, उसको मुदारिब को हटा के नया बंदा लेके नहीं आ सकता उसको. अच्छा, वो मुदारबा चेंज करना चाहता है, किसी और के साथ करना चाहता है, अगेन एसेट वो मार्केट वैल्यू तो लगाई जाएगी ना एसेट की, रिवैल्यूएशन तो होगी ना उसकी. ठीक है, और अगेन ठीक है, उसकी रफ एक वैल्यू कैलकुलेट तो की जाएगी ना उसके. अगेन डिपेंड्स कि अगर वो नहीं बेचना चाहता है, ठीक है, तो वो मुदारिब के साथ एग्रीमेंट कर ले कि भाई इसकी मार्केट में इस वक्त इस प्राइस है, या लास्ट हमने इस प्राइस के ऊपर बेचा है, इसी प्राइस के हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं हम इसका, तो इतना प्रॉफिट बनता है इसके ऊपर, इस हिसाब से रेशियो हम डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, लेकिन अगेन डिपेंड के अगर उन दोनों के दरमियान में आपस में म्यूचुअली एक अच्छी नीयत के साथ, अगेन यहाँ नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फाइन, नो प्रॉब्लम. तो जो वैल्यूएशन हो जाएगा उसी पे आएगा दोबारा. यस, अगेन जब भी वो न्यू स्टार्ट करेगा ना, एसेट की वैल्यूएशन होनी है. पिछले ने एंड होना है तो भी वैल्यूएशन होगी, नए ने स्टार्ट होना है तो भी, क्योंकि अगेन एक चीज आपको याद रखनी है, ये मुदारबा है, मुशारका नहीं है. इसको मुशारके के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहां रब्बुल माल पैसे लगा रहा है सारे, मुदारिब कोई पैसे नहीं लगा रहा. आम तौर पे मुदारिब स्पेशल केस के अंदर परमिशन लेके अपने पैसे लगा सकता है, लेकिन आम तौर पे मुदारिब पैसे नहीं लगा रहा होगा. तो ये ज्यादातर चीजें सारी रब्बुल माल की ही हैं. लेकिन जब एक इन्वेस्टमेंट करनी है तो तमाम स्कूल ऑफ थॉट इसके ऊपर भी मुतफिक है कि एटलीस्ट उसकी वैल्यू डिटरमिन कर दीजिए. अगर एसेट लगा रहे हैं ना आप, तो उसकी वैल्यू डिटरमिन की जाएगी मार्केट के अंदर. तो इसीलिए इसके ऊपर प्रॉफिट तय किया जाएगा पहले कि कितना प्रॉफिट है पिछले के, ताकि मामला क्लियर हो और फिर नए सिरे से शुरू किया जाए. तो वैल्यू तो डिटरमिन हमने करनी है दोनों केसेस के अंदर, तो वैल्यू डिटरमिन की जाएगी. अगेन जितना कोई लोन है, कोई पेबल्स है, रिसीवेबल्स है, वो तमाम क्लियर किए जाएंगे. ठीक है, तो ऑल लोन्स एंड पेबल्स ऑफ द मुदारबा विल बी रिकवर्ड before terminating the provisional profit earned by the mudarib, and the rabbul mal will also be taken into account, and when the total capital is drawn, the capital amount invested by the rabbul mal will be given to him, and the balance will be called profit, which will be distributed between the mudarib and the rabbul mal at the agreed ratio. ठीक है, तो तमाम लोन पेबल्स रिसीवेबल्स क्लियर कर दिए जाएंगे. उसके बाद जो पैसे आएंगे उसमें से इन्वेस्टमेंट जो रब्बुल माल ने की थी वो दे दी जाएगी उसको. बची हुई अमाउंट जो है, जो कैपिटल गेन हुआ, जो भी और उसके ऊपर इजाफा हुआ है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. If no balance is left, then the mudarib will not get anything. If the principal amount is not recovered fully, then the profit shared by the mudarib and the rabbul mal during the term of the mudarba will be withdrawn to pay the principal amount of the rabbul mal. ठीक है, the balance will be profit which will be distributed between the mudarib and rabbul mal. In this case too, if no balance is left, the mudarib will not get anything. होगा ये कि अगर प्रॉफिट जब हमने बिजनेस डिसॉल्व किया
तो रब्बुल माल का जो हिस्सा था, जो उसने इन्वेस्ट किया था, लेट्स सपोज उसने 10 लाख लगाया था, 9.5 लाख कवर हुआ, 10 लाख कवर नहीं हुआ, तो अब जो पिछला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको वापस लिया जाएगा, उसमें से रब्बुल माल की पहले इन्वेस्टमेंट पूरी की जाएगी, 50,000 जो रह गया था वो पूरा करके उसको दिया जाएगा, अब कुछ बच गया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं बचा तो फिर नथिंग। अब मुशारका और जो मुदारबा है बेसिकली ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है बैंक के अंदर, तो शॉर्ट या मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सेटअप करने के लिए उनकी फाइनेंसिंग के लिए, लार्ज एंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग के लिए, इंपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए, इंपोर्ट बिल ड्रॉन अंडर इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर इनलैंड बिल ड्रॉन अंडर इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, अगेन एलसी विदाउट मार्जिन के लिए मुदारबा यूज किया जाता है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग जब हो रही होती है कि एक्सपोर्ट करना, उसके लिए प्री शिपमेंट की जो फाइनेंसिंग करनी होती है, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग के लिए, ऑल दी साइड्स। देन लायबिलिटीज साइड के ऊपर करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, महाना आमदनी और इस तरह के जो डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है, जितने डिपॉजिट्स हैं वो आम तौर पे मुदारबा बेसिस के ऊपर जो है इस्लामिक बैंक्स यूजुअली ले रहे होते हैं लोगों से, ठीक है, तो वो मुदारबा हो रहा होता है यूजुअली कि वो रब्बुल माल होते हैं और आप बैंक मुदारिब के तौर पे कर रहा होता है। देन इंटर बैंक लेंडिंग जो हो रही होती है, बोरोइंग जो हो रही है, ये भी मुदारबा बेसिस के ऊपर हो रही होती है बैंकिंग के अंदर, क्योंकि बैंक बोरोइंग लेंडिंग नहीं कर सकता, तो ये मुदारबा की बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप हो रही होती है जब वो इंटर बैंक आपस में बोरोइंग लेंडिंग कर रहे होते हैं। देन टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स या सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अगेन मुदारबा बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं, जो टर्म फाइनेंस होता है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, टी बिल्स, फाइनेंशियल जो फेडरल इन्वेस्टमेंट के बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये बेसिकली मुदारबा बेस्ड होते हैं जो इस्लामिक, अगेन इसको बॉन्ड कहना ही गलत है, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि इस्लामिक बॉन्ड है, तो वो बेसिकली इट्स नॉट अ बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड बेसिकली इंटरेस्ट बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसका नेम डेफिनेटली कुछ डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल यूज यही हो रहा है तो यही यूज होता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो अगेन मुदारबा बेस के ऊपर होता है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन मुदारबा, जैसे कि मिजान का रिबा फ्री सर्टिफिकेट है, तो मुदारबा बेस्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनका सर्टिफिकेट जो इन्वेस्टमेंट होता है, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, ऑल दोस आर इंक्लूडेड इन दिस। अच्छा, ये हम कवर कर चुके हैं।